नमस्कार, जय हिंद। मेरे एक शिक्षक साथी का प्रश्न था कि रुपया क्या है। रुपया भारतीय मुद्रा का नाम है जिसमें सिक्के और नोट शामिल हैं और जिसे व्यवहारिक रूप में हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि यह भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसे निश्चित रूप से स्वीकार किया जाता है। रुपया लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर क्या है? ऐसा पैसा जिसको कानूनन भुगतान हेतु स्वीकार करना अनिवार्य हो, क्योंकि इसको आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। मान्यता होने के कारण ही ये प्रचलन में रहते हैं। जिस दिन भारत सरकार इन्हें घोषित कर देती है कि आज से ये मुद्रा लीगल टेंडर नहीं होगी, उस दिन से इसका प्रचलन बंद हो जाता है। जैसा कि पूर्व में हुआ था, 500 और 1000 के नोट प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित कर दिया गया कि आज की डेट से ये लीगल टेंडर नहीं होंगे, उस दिन से उनका प्रचलन बंद हो गया था। उनका दूसरा प्रश्न था कि डिजिटल मनी क्या है। डिजिटल मनी वह मुद्रा है जिसका भुगतान हम कार्ड के थ्रू या किसी पेमेंट गेटवे जैसे गूगल पे, फोन पे आदि के माध्यम से करते हैं। उनका अगला प्रश्न था कि डिजिटल एंट्री क्या है, और जब हम लोन लेते हैं तो बैंक हमें नगद कैश देने के बजाय डिजिटल एंट्री क्यों करती है। बैंकों का अधिकांश पैसा, उसकी अधिकांश रकम डिजिटल एंट्री के रूप में ही मौजूद है। कुल रकम का 90% भाग डिजिटल एंट्री के रूप में मौजूद है। केवल 10% भाग ऐसा है जो कि भौतिक रूप में विद्यमान है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, चाहे वो कार्ड के थ्रू हो या किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू हो, जब हम पैसे खर्च करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे खाते में उतनी संख्या कम कर दी जाती है। जैसे ही हम कुछ पैसे अपने खाते में जमा करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे खाते में वो एंट्री बढ़ा दी जाती है। ये स्वतः ही होता है। बैंक लोन क्या है, और कोई भी बैंक अपने कुल मुद्रा का कितना प्रतिशत लोन के रूप में दे सकती है, इसको तय करने का अधिकार आरबीआई को होता है। और आरबीआई इसको दो आधार पर तय करती है। एक है सीआरआर और दूसरा है एसएलआर। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। अभी तक कैश रिजर्व रेशियो 4% था, यानी कि बैंकों को अपने जमा का 4% हिस्सा, कुल जमा का 4% हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता था। अभी वो बढ़ करके 4.5% हो गया है। दूसरा है एसएलआर, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। बैंकों को अपनी जमा का एक बड़ा हिस्सा, आज की डेट में 18% है, बॉन्ड के रूप में या नगद रूप में अपने पास रखना पड़ता है। इस प्रकार सीआरआर और एसएलआर दोनों मिला करके लगभग 22.5% हिस्सा ऐसा होता है जो बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, आरबीआई और अपने पास मिला करके। बाकी का 78.5% जो हिस्सा है वो बैंक लोन के रूप में दे सकते हैं। तो बैंकों की जो लोन देने की दर है, आरबीआई के द्वारा जो तय किया जाता है, 70 से 80% हिस्सा अपनी जमा का वो लोन के रूप में दे देते हैं। हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यदि बैंकों की कुल जमा पूंजी 100 है, 100 रुपए है, तो उसमें से 4.5 रुपए उन्हें सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, और एसएलआर के रूप में 18% यानी 18 रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो 78.5 रुपए उनके पास जो बच गए वो उसे लोन के रूप में दे सकते हैं। इस प्रकार आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार बैंक 70 से 80% तक अपनी कुल जमा का लोन के रूप में दे सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि बैंक हमारे पैसे से नया पैसा कैसे बनाता है, यानी हमारे पैसे से नई क्रेडिट कैसे जनरेट करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अगर 1000 रुपये बैंक में जमा करता है तो सीआरआर और एसएलआर दोनों मिला करके लगभग 100 रुपये बैंक अपने पास रख लेता है। 900 रुपये आगे उसे लोन के रूप में दे देता है। वो 900 रुपये जिस व्यक्ति को लोन के रूप में देता है, वो व्यक्ति मार्केट में या किसी दूसरे अन्य चीजों को सामान खरीदने में उसको खर्च करता है, और इस तरीके से वो 900 रुपया फिर इकट्ठा होकर के एक नए बैंक या उसी बैंक के एक नए खाते में जमा होता है। अब नए खाते में जमा हुए उस 900 रुपये में से 10% काट करके, वो 10% काट करके उसका लगभग 70 से 80% फिर दोबारा आगे लोन दे दिया जाता है। इस तरीके से ये रोटेशन चलता रहता है। बैंक में जमा हुआ है 1000 रुपया लगातार सर्कुलेट करता रहेगा और नई क्रेडिट जनरेट करता रहेगा। जिस भी व्यक्ति को लोन दिया जाएगा वो उस लोन के बदले बैंक को ईएमआई अदा करेगा। इसलिए जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमें नगद पैसा न दे करके हमारे खातों में
लोन एंट्री कर देता है, क्रेडिट एंट्री, और उस क्रेडिट एंट्री को हम खर्च करते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कार्ड के माध्यम से या किसी दूसरे चैनल के माध्यम से, और उसी लोन के ऊपर फिर हम बैंक को एक निश्चित दर की ईएमआई पेमेंट करते रहते हैं। नोट छापने का तरीका क्या है? आरबीआई एक्ट 1934 1934 के आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत 1 रुपए के नोट और सिक्कों को जारी करने की जो जिम्मेदारी है वो भारत सरकार के पास है। बाकी 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 2000, इन सबको जारी करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। आरबीआई के अपने 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां से वो इन नोटों को जारी करती है। नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटका, सलबोनी पश्चिम बंगाल। इन प्रिंटिंग प्रेस में सिर्फ नोट ही नहीं जारी होते बल्कि चेकबुक्स, रजिस्ट्री, स्टाम्प पेपर जैसे दूसरे लीगल चीजें भी जारी की जाती हैं। भारत के अलावा दूसरे अन्य देशों की मुद्राएं भी इसी प्रिंटिंग प्रेस के अंतर्गत छापी जाती है। नोट छापने पर कुछ सरकारी नियंत्रण होता है। यदि सरकार को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और नोट बहुत अधिक मात्रा में छाप दिए जाएं तो इससे मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है, यानी मार्केट में नोट अधिक हो जाएंगे और वस्तुएं कम, जिससे वस्तुओं की कीमत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी और नोट का जो वास्तविक मूल्य है वो लगातार कम होता चला जाएगा। नोट को छापने के लिए आरबीआई को मिनिमम रिजर्व सिस्टम का पालन करना पड़ता है, अर्थात आरबीआई को अपने पास 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना जरूरी है। उसमें 115 करोड़ रुपए गोल्ड के रूप में होता है और 85 करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज के रूप में। पहले दुनिया भर की मुद्राएं स्वर्ण से जुड़ी हुई थी, अर्थात आपको जितने मूल्य का नोट छापना है उतने मूल्य का सोना अपने केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता था। लेकिन 1971 में पहली बार रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकन डॉलर को सोने से अलग कर दिया। उसके बाद से दुनिया के कई देश धीरे धीरे अपनी मुद्रा को सोने से अलग करते चले गए। आज की जो मुद्रा है या जो पैसा है वो सरकार और अर्थव्यवस्था के भरोसे चलता है, इसलिए इसको फिएट मनी कहा जाता है। बैंक वास्तव में पैसा रखते हैं या फिर डिजिटल एंट्री? बैंकों का अधिकांश पैसा, लगभग 90% हिस्सा डिजिटल एंट्री के रूप में है, जो कि आवश्यकता पड़ने पर घटा और बढ़ा दिया जाता है। कई बार स्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं जब लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है या किसी बैंक के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है और लोग अपने पैसे को निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे में बैंक को करप्ट होने का या कोलैप्स होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसी को बैंक रन कहा जाता है। इसका उदाहरण 1929 में अमेरिका के अंतर्गत देखा गया, जब ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति थी, जब बहुत सारे बैंक कोलैप्स कर गए। और दूसरी स्थिति सिलिकॉन वैली अमेरिका के अंदर ही पैदा हुई, जब वहां पर भी बैंक करप्ट हो गए। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में बैंकों को आरबीआई के द्वारा लगातार निगरानी में रखा जाता है, रेगुलेट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। आरबीआई के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक बैंक खाते पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए सुनिश्चित किया जाए। यानी बैंक यदि करप्ट होता है या फिर कोलैप्स होता है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के हर खाते पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए सुरक्षित रहेंगे। बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का 70 से 80% लोन देते हैं और ये मल्टीपल होता है, रोटेट होता रहता है और उसकी वजह से मल्टीपल क्रेडिट जनरेट होती है, जिससे कि बैंकों के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इसका फायदा होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था भी बैंकों के साथ ग्रो करती है। प्रश्न ये था कि जब बैंक लोन में नकद देने के बजाय डिजिटल एंट्री देते हैं तो फिर उसकी ईएमआई देने की क्या आवश्यकता है? डिजिटल एंट्री का मतलब आपके खाते में लिखी गई निश्चित रकम को आप किसी भी माध्यम से, कार्ड के माध्यम से, किसी पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं। और जब आप किसी धन को खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं तो जाहिर सी बात है उसकी ईएमआई भी आपको अदा करनी पड़ेगी। रुपए की कीमत निर्धारित कैसे होती है? अभी तक रुपए की कीमत का निर्धारण अमेरिकन डॉलर के मार्फत किया जाता है, यानी अमेरिकन डॉलर के सापेक्ष रुपए की वैल्यू निकाली जाती है। इसके अलावा मांग और पूर्ति के आधार पर भी रुपए का मूल्य निर्धारित होता है। तीसरा, किसी देश की अर्थव्यवस्था यदि वो मजबूत है तो उस देश की मुद्रा भी मजबूत होगी। यदि अर्थव्यवस्था कमजोर है तो उस देश की मुद्रा भी कमजोर होगी। उस देश की केंद्रीय बैंक की जो नीति होगी, ब्याज की दर, मुद्रा की उपलब्धता, इसके आधार पर भी मुद्रा की माप की जाती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिस मुद्रा में सबसे अधिक होगा उस मुद्रा की डिमांड सबसे ज्यादा होगी, और जाहिर सी बात है जिस मुद्रा की डिमांड सबसे ज्यादा होगी वह दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा मानी जाएगी। प्रश्न यह है कि आखिर अमेरिकन डॉलर इतना मजबूत क्यों है? दुनिया में होने वाला अधिकांश व्यापार अमेरिकन डॉलर में होता है। तेल का संपूर्ण व्यापार अमेरिकन डॉलर में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF ये भी अमेरिका के अंदर है। 1944 ब्रेटन वुड्स समझौता, जिसमें निर्धारित कर दिया गया कि दुनिया की तमाम मुद्राओं की माप अमेरिकन डॉलर में की जाएगी। यही कारण है कि अमेरिकन डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा गिना जाता है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि भारत की 90% मुद्रा डिजिटल एंट्री के रूप में है, 10% भौतिक रूप में है, जो कि भारत सरकार और RBI के भरोसे है, जिसके आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है और चल रही है। जय हिंद।